हेलो दोस्तों, डिमेंशिया यानी याददाश्त चले जाने वाली प्रॉब्लम कितने तरीके की होती है, आज इस पर बात करेंगे। डिमेंशिया एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ज़्यादातर उम्रदराज लोगों में देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोगों को ये ज़रूर पता होता है कि डिमेंशिया उम्रदराज लोगों में होती है, लेकिन ये कितने तरीके की होती है ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। तो आज इस पर हम डिस्कशन करेंगे। जानना और समझना आवश्यक है, क्योंकि हर तरह का डिमेंशिया के कारण और रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं, हर एक के फीचर्स अलग होते हैं और हर एक का ट्रीटमेंट पैटर्न अलग होता है। इसलिए डिफरेंस को समझना और उसको पहचानना आवश्यक है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। हर तरह का डिमेंशिया अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इसे समझना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला और सबसे कॉमन है अल्जाइमर्स डिजीज़, जो कि आज तक पूरी तरह समझ नहीं आया। एक एज रिलेटेड डीजनरेटिव प्रोसेस है, जिसमें ब्रेन में कुछ टाउ प्रोटीन्स और बीटा अमाइलॉइड करके एक तरह का कचरा भर जाता है, जो किस कारणवश भरता है ऐसा लोगों को नहीं पता है, लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लोगों की याददाश्त चली जाती है, उनको कन्फ्यूजन होता है, कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होती है, मेमोरी उनकी चली जाती है, डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम होने लगती है और ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ती है और बिगड़ते चली जाती है। इसमें ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। कुछ स्टडीज़ ने शो किया गया है कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज़ के साथ इसका कोई कोरिलेशन है, और यदि आप डायबिटीज़ वाले रिस्क फैक्टर्स पर और वजन कम करने पर, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने पर फोकस करते हो तो इसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। अल्जाइमर्स का डायबिटीज़ से क्या कोरिलेशन है और इसे डायबिटीज़ टाइप 3 क्यों बोलते हैं, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। इसके अलावा वैस्कुलर डिमेंशिया होता है, जिसमें ब्रेन में अलग अलग मेमोरी कंट्रोल वाले एरियाज में छोटे छोटे लकवे होने की वजह से ब्रेन का मेमोरी फंक्शन चला जाता है। इस तरह के पेशेंट में भी मेमोरी लॉस होता है, जजमेंट चला जाता है, डिफिकल्टी होती है प्लानिंग करने में और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, मूड चेंजेस ज़्यादा होते हैं और लोगों की मेमोरी और लैंग्वेज फंक्शन चले जाते हैं। ज़्यादातर जिनको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या वैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, रिस्क फैक्टर्स है, या जिनको पहले कभी बड़ा लकवा हुआ है, उस तरह के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इस तरह के डिमेंशिया का ग्रेजुअल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, धीरे धीरे करके बढ़े, या स्टटरिंग इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है कि एक लकवा आता है फिर बढ़ जाता है, फिर थोड़ा ठीक रहता है, फिर और बढ़ जाता है, फिर और बढ़ जाता है। मतलब झटकों से सडनली वर्सनिंग हो सकती है, हर लकवे के साथ सडनली बिगड़ते जा सकती है ये प्रॉब्लम। तो वैस्कुलर डिमेंशिया और जो अल्जाइमर्स डिजीज है उसमें एमआरआई में आपको पता चल सकता है कि किसको ब्रेन में लकवे के स्कारिंग्स है और किसको अल्जाइमर्स है, पर ज़्यादातर दोनों में फीचर्स काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। दोनों ही उम्रदराज पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा एक होता है लूई बॉडी डिमेंशिया, जिसमें ब्रेन में कुछ अमाइलॉइड प्रोटीन जैसे लूई बॉडी जिसको बोलते हैं वो बनने लगता है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को भी कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होता है, विजुअल हैलुसिनेशंस होते हैं, यानी जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती वो चीज़ें दिखाई देगी, मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे हाथ पाँव का हिलना, जैसे पार्किंसन डिजीज में होता है, और स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं। ज़्यादातर इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं और धीरे धीरे करके लोगों का कॉग्निटिव डिक्लाइन और फिजिकल इंपेयरमेंट होने लगता है। पार्किंसन डिजीज के साथ इसका कोरिलेशन है। इसके अलावा एक होता है फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। इसमें भी जो ब्रेन का डीजनरेशन होता है एज के साथ, वो लेकिन स्पेसिफिक जोन्स में कन्फाइंड होता है, यानी ब्रेन का आगे का हिस्सा और टेम्पोरल रीजन इसमें ज़्यादा कन्फाइंड होता है। यहाँ याददाश्त उतनी ज़्यादा नहीं जाती, लेकिन लोगों की पर्सनैलिटी और बिहेवियर में ज़्यादा चेंज मिलता है। किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, डिसइनरेशन होना, कुछ भी कर जाना, चिड़चिड़ापन होना, बिहेवियर चेंज हो जाना, लैंग्वेज की डिफिकल्टी होना, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में प्रॉब्लम आना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। ये ओवरऑल बिहेवियर और पर्सनैलिटी को ज़्यादा इफेक्ट करता है रादर देन मेमोरी को। तो इस तरह का डिमेंशिया भी एज वाले पेशेंट में होता है, लेकिन आप एमआरआई स्कैन करोगे तो ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया ही इन्वॉल्व होंगे। ये भी डिजेनरेटिव प्रोसेस ही है। इसके बाद एक आता है मिक्स्ड डिमेंशिया, जिसमें मल्टीपल टाइप्स के डिमेंशिया एक साथ होते हैं, खासकर अल्जाइमर और वैस्कुलर। ये भी उम्रदराज पेशेंट में देखने को मिलता है। फीचर्स भी ज़्यादातर अल्जाइमर और वैस्कुलर के देखने को मिलते हैं और दोनों तरह की पैथोफिजियोलॉजी ब्रेन में मिलती है, यानी अल्जाइमर भी होता है उनको और वैस्कुलर के प्रोसेस भी होता है, यानी छोटे छोटे लकवे भी होते हैं और अमाइलॉइड प्रोटीन्स भी देखने को मिलता है, और दोनों के लक्षण भी लोगों को देखने में मिलते हैं। एक होता है पार्किंसन डिजीज के साथ एसोसिएट डिमेंशिया। ये पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट में होता है। ये भी लूई बॉडी डिमेंशिया से रिलेटेड होता है। इसमें ब्रेन में लूई बॉडीज इकट्ठे होते हैं। इसमें व्यक्ति का कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, यानी मेमोरी फंक्शन चले आते हैं। पार्किंसंस वाले मूवमेंट डिफिकल्टी जैसे कि ट्रेमर और शरीर का रिजिड हो जाना, ये सारी चीज़ें होती है। विजुअल हैलुसिनेशंस होते हैं और स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। ज़्यादातर ये पार्किंसन बीमारी के लेटर स्टेजेस में देखने को मिलता है। जब अनट्रीटेड पार्किंसन होती है तो ये लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और तरीके की डिमेंशियाज है, जैसे क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज, जो कि एक रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया है, यंग पेशेंट में भी देखने को मिल सकता है।
एनिमल प्रोटीन की वजह से एक प्रायन करके एक इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। उसका न्यूक्लिक एसिड जो ब्रेन में चला जाता है तो ब्रेन को डैमेज करता है। इसकी वजह से क्रूट्सफेल याकॉब डिजीज होती है। ये बहुत कम डायग्नोज होता है लेकिन काफ़ी डेंजरस है, इन्फेक्शियस डिजीज है, डेड बॉडीज वगैरह से भी स्प्रेड हो सकती है और ये प्रायन बहुत ही डेंजरस ऑर्गेनिज्म होता है। अगर किसी को होता है तो उसका कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा एक होता है हंटिंगटन्स डिजीज, जो कि एक रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया है, ज़्यादातर यंग लोगों में देखने को मिलता है, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ज़्यादातर मूवमेंट डिसऑर्डर्स या हाथ पांव के हिलने की बीमारियां साथ में होती है। ये ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में और जेनेटिक जिनको हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उनमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक होता है वर्निक्स कॉर्साकॉफ साइकोसिस या वर्निक्स कॉर्साकॉफ सिम्टम्स, जो कि थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है, यानी विटामिन B1 की कमी से देखने को मिलता है। ज़्यादातर अल्कोहलिक लोगों में देखने को मिलता है। शराब पीने वाले यंग लोग या किसी भी एज के लोगों में अगर विटामिन B1 की कमी है तो वर्निक्स कॉर्साकॉफ डिमेंशिया देखने को मिलता है। और इसकी वजह से कई बार लोगों को साइकोसिस या मेंटल डिस्टर्बेंस वगैरह भी होता है और याददाश्त भी चली जाती है। अल्कोहल बंद करने के बाद और थायमिन सप्लीमेंटेशन देने के बाद ये कई बार ठीक भी हो जाता है, काफ़ी बेटर भी हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी डिमेंशिया यानी याददाश्त चले जाने वाली प्रॉब्लम किस किस तरीके की होती है, इसके क्या इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, क्या इसके लिए कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या इसके इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ इससे फ़ायदा करते हैं, नुकसान करते हैं, ये सारी चीज़ों पर हमने अलग अलग वीडियोज़ किए। इन सबको ज़रूर चेकआउट करिए, आपको डिमेंशिया के बारे में काफ़ी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए।